नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, हम बात करेंगे आज के हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। आज के मॉडल पेपर की बात करेंगे और ये मॉडल पेपर नंबर 27 है बाई जायसवाल सर। और इस प्रकार से प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है जिस तरह से आपके एग्जाम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप के, जिस लेवल से, जिस चिंतन से, जिस मनन से, जिस टाइप से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा रहा है, लगभग उसी तरह के प्रश्न हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर पर आपके 30 महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए गए हैं। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दी गई, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोगों से फीडबैक मिल रहा है कि लगभग जो हम प्रैक्टिस पेपर पे क्वेश्चन करते हैं तो 70 से लेके 75% बाल विकास में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड या इनसे संबंधित या यही प्रश्न दो आपके एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका फीडबैक करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं आपका स्कोर 30 में से क्या होता है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल अवस्था की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, कई बार प्रैक्टिस पेपर हम जिक्र कर चुके हैं, क्लास पर जिक्र कर चुके हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं वह आपका परंपरागत स्तर है, पूर्व नैतिक स्तर है। देखिए, पहला जो है इनका है पूर्व नैतिक स्तर है, इसके बाद परंपरागत, फिर इसके बाद आत्म अंगीकृत नैतिक मूल स्तर, 3 अवस्थाएं हैं। क्रियात्मक स्तर जो है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न साथियों, आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न जीन पियाजे जी से संबंधित है। लगभग प्रत्येक पेपर पे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पियाजे जी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था। और नीचे कोड भाषा में दिया गया कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर एंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए, जीन पियाजे जी के अनुसार हम प्रैक्टिस पेपर पर बात भी कर चुके हैं कि पियाजे जी के अनुसार जो है नैतिक विकास की अवस्थाएं जो एक संक्रमण की अवस्था होती है और एक आत्म केंद्रित अवस्था, दो ये अवस्थाएं याद रखिएगा। ठीक है, नैतिक विकास की अगर बात करें तो ए और डी वाला यानी कि पहला और चौथा हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। जो तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर है कि निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। देखिए, यहाँ पे निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत की बात की गई है। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह सीखने की एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों में जो सत्य नहीं दिया गया है वह संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका जो सर्वाधिक दे दिया गया है। ठीक है, तो किसी भी अगर शिक्षक बालक के अलावा, बच्चे के अलावा किसी पे अत्यधिक अगर फोकस किया रहा है तो पेडागोजी में वह नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा नहीं हो जाएगा निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत में। और बाकी यह सही दिया गया है कि शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा पुराना ज्ञान है वह नई जानकारी उन्हीं के माध्यम से होता है। और सीखना जो है एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। ए बी डी ये तीनों जो है निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत से सत्य दिया गया है, सी ऑप्शन सत्य नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि जो है स्त्रियों में यौनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। पिछले में एक बच्चे का जो है जन्म में लंबाई पूछी गई थी। ठीक है, कि बच्चे की लंबाई कितनी होती है। बच्चों संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। ठीक है, शिशुओं से संबंधित की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्त्रियों में यौनारंभ या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। तो सभी जानते होंगे 10 से 12 साल जो होता है लड़कियों में होता है और लगभग 13 से 16 साल जो है लड़कों में होता है। जी हाँ, 12 से 14 या 10 से लेके 12 जो है 10 से 12 जो दिया गया है लड़कियों में लगभग 12 वर्ष तक हो जाता है, या 12 से 14 दिया जाए। और लड़कों में 13 से 15 या 13 से 16 वर्ष। ठीक है, यौनारंभ की या एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है।
पांचवा प्रश्न साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का रास्ता 101% तय करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। पेपर को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और बहुत ही टफ आ रहे हैं। ठीक है, मनोचिकित्सक या क्रियात्मक अधिगम से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षण, इकाई योजना, प्रतिभाशाली बच्चे, गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत, इस टॉपिक पे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 या 3 दिन के बाद टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ, एक टॉपिक जो है आपके पेपर में एक से दूसरे टॉपिक चलता है, फिर तीसरे दिन टॉपिक को चेंज कर दिया जाता है। अभी तक एग्जाम पर हमने जो देखा है, समझा है, जाना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर तंत्र एक शिक्षार्थी के मध्य शोधेश अंतःक्रिया होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना या शेष चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास। 4 दिए गए हैं, 4 में कूट के बताना कि कौन सा सही है। देखिए, अगर कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता की बात करें तो पहली आपकी सही है कि कंप्यूटर तंत्र एक शिक्षार्थी के मध्य शोधेश अंतःक्रिया होती है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए होती है और वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना। लेकिन श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचना का विकास जो है कंप्यूटर सहायक सामग्री की विशेषता नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो आप जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशील और तनाव, अंतःद्वंद एवं हताशा को कम करना, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता, ये जो तीनों हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य दिए गए हैं। लेकिन प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण जो है यह मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में सत्य नहीं दिया गया है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशाली या प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? पाठचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र या उपरोक्त सभी की बात करें तो विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल जो निर्धारक कारक हैं वे कौन कौन से हैं? तो पाठचर्या भी है, शिक्षक भी है और प्रबंधन तंत्र भी है। ये तीनों विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, थॉर्नडाइक या कोहलर महोदय की बात करेंगे। तो शिक्षा में व्यवहारवाद का जो विचार है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सभी जानते हैं जॉन वाटसन की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। शैक्षिक तकनीक फर्स्ट, शैक्षिक तकनीक सेकंड, कठोर उपागम, मृदु उपागम या कोड आपका दिया गया है, कौन कौन सा कोड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है वह आपका शिक्षा शैक्षिक तकनीकी है और कठोर उपागम की बात करेंगे। जी हाँ, शैक्षिक तकनीक फर्स्ट और कठोर उपागम जो है यह शैक्षिक तकनीक है जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, संवेगों को समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता या चिंतन का संवेगात्मक आपका सुगमीकरण। देखिए, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो आप जानते हैं कि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, संवेगों को समझ एवं विश्लेषण और चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, ये तीनों आपके संवेगात्मक बुद्धि के आयाम हैं। लेकिन समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये होती संवेगात्मक बुद्धि के आयाम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पर्यावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया, अदा, निर्वेश, प्रदा, उत्पाद। ये प्रश्न शायद कर चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे जो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रणाली के तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में पहला निवेश होता है और इसके बाद प्रक्रिया होती है, इसके बाद प्रदा उत्पाद होता है, बाद में पर्यावरणीय संदर्भ होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये, अर्थात जो डी ऑप्शन आपका दिया गया है वह कोड वर्ड जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम प्रणाली की उपादेयता से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु की स्पष्टता या कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो ऐसा कथन साथियों जिसमें शिक्षण अधिगम
शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से जो संबंधित नहीं है, वह शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। क्योंकि यहाँ पे कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम प्रणाली या शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित पूछा गया है, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प होता है। शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक आपका यह नहीं होगा। ये कथन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये संबंधित नहीं है। बाकी विषय वस्तु की स्पष्टता, कक्षा वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये सही है, बी ऑप्शन नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज अपने माइंड में मत क्रिएट कीजिए, पूरा कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए शिक्षक हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप जानते हैं, ठीक है, कि शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह कहलाती है शिक्षण सामग्री। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। आपका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे कोड वर्ग आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि प्रदत्तों का एकत्रीकरण का सत्यापन, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, प्रयोगीकरण और स्पष्टीकरण का निर्माण, ये तीनों जो हैं खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के चरण हैं, लेकिन प्रदत्त चयन उपागम ये आपके खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो दिया गया है केवल 2 वाला नहीं है, बाकी सही हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और सभी को पता है कोहल वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिगमंड फ्रायड, बुद्धि से एक चैप्टर जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और जीन पियाजे जी हो गए, थांडाइक हो जाए, वाइगोस्की हो गए, लगभग इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका का निर्धारण अवस्था संबंधित है, सभी को पता होगा कोहल वर्ग की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। जब भी नैतिक विकास की बात की जाती है कोहल वर्ग का नाम सर्वोपरि आता है, जब भी सामाजिक की बात की जाती है तो आपके वाइगोस्की का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी हैं, नीचे कोड वर्ग में आपके दिया गया है। तो तनाव को घटाना एवं समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधियां होती हैं वे दूसरों या दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना और उदात्तीकरण अथवा शोधन, ये तीनों जो हैं आपके तनाव को घटाना और समायोजन की प्रत्यक्ष जो हैं विधियां की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। चौथा जो दिया गया है दूसरा मार्ग खोजना, तो देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा मार्ग खोजना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो सही होगा वह हमारा पहला, दूसरा और चौथा होगा, ठीक है। तनाव को घटाना है तो दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन कीजिए, बाधाओं को हटाना और दूसरा मार्ग खोजना, ये तीनों जो है आपके तनाव को घटाने एवं संयोजन की प्रत्यक्ष विधियां होगी, लेकिन उदात्तीकरण अथवा शोधन ये नहीं होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही या संज्ञानात्मक अधिगम की बात करेंगे, नीचे कोड वर्ग में दिया गया है। तो सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित करना है तो आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य और व्यक्तिगत जवाबदेही, लेकिन संज्ञानात्मक अधिगम जो है यह सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित नहीं करता है। तो कौन कौन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि कौन कौन होंगी। तो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए जो निर्देशन तकनीक होती हैं वह होता है हास्य, मित्रता, रुचियाँ, ध्यान एवं आध्यात्मिकता की बात करेंगे, स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। लेकिन कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य ये किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निर्देशन तकनीक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आदत, ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन कहलाता है अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम या प्रशिक्षण। तो आदत, ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, यह हो जाएगा अधिगम। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा या अभिवृत्त्यात्मक। तो आप सभी जानते समझते हैं कि ऐसा प्रकार जिसके अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, तो कल्पनाशील अधिगम यह अधिगम का प्रकार नहीं है। बाकी संज्ञानात्मक, निपुणता द्वारा अधिगम, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, ये तीनों आपके जो हैं अधिगम के प्रकार हैं, लेकिन कल्पनाशील अधिगम नहीं है। देखिए चिंतन की परिभाषाएं दी गई हैं, थिंकिंग्स, डिफिनेशन ऑफ थिंकिंग्स की बात करेंगे और परिभाषा सभी को पता है 2-3 परिभाषाएं प्रत्येक पेपर पर पूछी जा रही हैं।
तो चिंतन की परिभाषाएं हैं वैलेंटाइन के इन शब्दों में कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किस लक्ष्य उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है। ये किसका कहना है? मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन की परिभाषा है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन की परिभाषा क्या है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। अगर आ जाए कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, ये सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है, यह गिलफोर्ड का कहना है। और इसी पर गैरेट का कहना है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो समान रूपों से प्रतीकों का प्रयोग गैरेट के अनुसार है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो आप जानते हैं शिक्षक, पाठचर्या, विद्यार्थी, ये तीनों आपके शिक्षण के चर हैं, लेकिन माता पिता आपका शिक्षण का चर नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि शिक्षा के लिए शेष संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण होता है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, या व्यक्तिगत समूहों के शिक्षण के लिए, या उसके स्वयं की संतुष्ट के लिए होता है। तो शिक्षक के लिए जो है श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण होता है, नीचे कोड वर्ग में दिया गया है। तो शिक्षण के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल जो होता है वह प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करना, व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षण के लिए, और उसके स्वयं की संतुष्ट के लिए। तो उपरोक्त सभी जो हैं शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो देखिए साथियों, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की जो मूल आधारशिला रखी जाती है वह आपके बाल्यावस्था पर रखी जाती है। सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो कि औपचारिक या अमूर्त 7 से लेके 11 से लेके 15 अवस्था यानी जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था आपके 7 से लेके 11 वर्ष तक तृतीय अवस्था है। तो ये तीनों जो है जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। उपरोक्त जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। आज पता नहीं जिह्वा में क्या हो गया है, बार बार जिह्वा जो है रुक रही है। आप लोग क्लास पर भी अनुभव कर रहे होंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें होती है हमारे कंट्रोल पर नहीं होती है, कभी कभी होता है, लाइफ में चेंजेस होती रहती हैं, और ये भी एक चेंजेस ही समझ लेते हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लास की बात करेंगे। यह कथन कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, तो किस सीखने के सिद्धांत को यह इंगित कर रहा है? देखिए साथियों, यह कथन कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने का प्रवृत्ति रखेगा, तो यह किस जो है कथन दिया गया है जो किस सीखने के सिद्धांत को इंगित कर रहा है? तो गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? कि शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, या शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। और नीचे कोड वर्ग आपका दिया गया है। तो शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में अगर देखा जाए तो शिक्षार्थी को जानने में सहायक भी होता है, शिक्षक को स्वयं को जानने में भी सहायक होता है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में भी सहायक होता है, और शिक्षक के व्यावसायिक वृद्धि में। तो शिक्षण अधिगम में जो मनोविज्ञान होता है इन चारों में सहायक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया कि 1, 2, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने की समस्या का समाधान निहित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे खोजपूर्ण सीखना, जब भी आशुबेल महोदय जी का जिक्र होता है, ठीक है, तो आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने की समस्या का समाधान निहित है? खोजपूर्ण सीखने की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों एवं जो है मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? अंतःक्रिया, प्रेषण, संप्रेषण, सहसंबंध। ये भी प्रश्न हम ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर पर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो है तथ्यों, विचारों और मतों तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान कहलाता है वह संप्रेषण कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ,
एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू में समस्या का समाधान निहित होता है। पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? अल्बर्ट बंडूरा, डेविड आसवेल, B.F. स्किनर या जीन पियाजे जी। देखिए, जब भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की जाए, कोग्निटिव व्यू में समस्या समाधान निहित की बुक की बात की जाए तो डेविड आसवेल महोदय जी का नाम ले लीजिएगा और ऑप्शन को कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? तो आप जानते हैं पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना यह शिक्षण प्रतिमान का कार्य है। अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन करना, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, ये तीनों जो है शिक्षण प्रतिमान के कार्य हैं। लेकिन सामाजिक कौशलों का चयन करना यह शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, आइए सामाजिक अध्ययन से शिक्षण के प्रतिमानों को महत्व जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण प्रतिमानों का महत्व है। तो शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप व्यवहारिक होता है। शिक्षण प्रतिमान द्वारा विशिष्ट या विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन तथा सुधार किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण और अधिगम के संबंधों में सहायक होता है। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ऐसी उपयुक्त नीतियों तथा युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण के क्षेत्रों में विशिष्टीकरण की संभावना। और शिक्षण के प्रतिमानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? शिक्षण प्रतिमानों के आधार पर शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रतिमानों के आधार पर जो है शिक्षण सिद्धांत तथा सूत्र होते हैं। शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है जिसकी पुष्टि शिक्षण प्रयोग के आधार पर की जाती है। और शिक्षण प्रतिमान में इन्हीं के माध्यम से शिक्षक समुचित अनुभव प्राप्त कर लेता है और साथ ही ये शिक्षक के व्यक्तित्व गुणात्मक उन्नति में सहायक होते हैं। और इनका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है क्योंकि ये छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के निश्चित आधार होते हैं और शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कलात्मक रूप प्रदान करता है। यह प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण प्रतिमान जो है शिक्षक को कौन सा रूप प्रदान करता है? तो कलात्मक रूप प्रदान करता है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की गुणात्मक उन्नति के लिए सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक व छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षक व छात्र में दोनों में किस प्रकार का अनुभव प्राप्त करते हैं? तो वांछित अनुभव प्राप्त करते हैं। और प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिकों नियमों पर आधारित होते हैं। और शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्ष तथा आधार है। तो ये रहे आपके आज के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर जो एग्जाम पर पूछे जाए उन्हीं टॉपिक्स के की बात की गई है। और 30 में से आपका स्कोर क्या है जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करें जो भी आज का पेपर है, ठीक है। और वहाँ पे डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, किस किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर जरूर जुड़ें। जायसवाल कोचिंग सेंटर अपने TT फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। जी हाँ, आपके फेसबुक पेज पर जरूर लाइक फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भी कई सारे MCQs, आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली हमसे बातें भी कर सकते हैं जो भी आपके, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक दे दी गई, या सर्च भी कर सकते हैं अपने परिवार TT फैमिली को। और टेलीग्राम से ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे सारा कुछ डिस्कस होता है पेपर के बारे में, ठीक है। तो चलिए, मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगले क्लास पर, अगले प्रैक्टिस पेपर पर, और अगली जो एनालिसिस करेंगे आज के पेपर की उस पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।